तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी सब्जेक्ट का एक और चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4, छायावादी काव्य, निराला और जयशंकर प्रसाद। ठीक है। हिंदी में लगभग 1918 से 1936 तक के बीच के काव्य को की मुख्य धारा को छायावाद के नाम से जाना जाता है। कब से? 1918 से 1936 के बीच में छायावाद। छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कवि मुकुटधर पांडे ने अपने एक आलेख में किया था, जिसका शीर्षक था हिंदी में छायावाद। अनेक विद्वानों ने छायावाद को स्वच्छंदतावाद भी कहा है। हिंदी की छायावादी काव्यधारा मुख्य रूप से रीति काल की घोर श्रृंगारिकता एवं द्विवेदी युगीन काव्य की सपाट उपदेशात्मक एवं वर्णनात्मक प्रवृत्ति के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आई। यह कविता अंग्रेजी के रोमांटिक एवं बंगला के स्वच्छंदतावादी काव्य से भी काफी हद तक प्रभावित हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा छायावादी काव्य भारत के स्वाधीनता आंदोलन और मुख्य रूप से गांधी युग में लिखा गया है, क्योंकि 1918 से 1936 ये वो समय है जब भारत गुलाम था और आज़ादी के लिए हमारी आंदोलन चल रही थी। यही कारण है कि छायावादी कविता में एक ओर जहां व्यक्ति स्वातंत्र्य की चेतना है, तो दूसरी ओर राष्ट्र स्वातंत्र्य की। इसके अतिरिक्त छायावाद प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति संवेदना, राष्ट्रीय जागरण एवं मानवतावाद का काव्य है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ हैं। आइए देखते हैं ये पाठ पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप श्रमिकों की कठिन जीवन परिस्थितियों पर टिप्पणी कर सकेंगे, समाज में फैली विषमता का विवेचन कर सकेंगे, निराला की कविता के भाव सौंदर्य का वर्णन कर सकेंगे, निराला की कविता की भाषा शैली और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे आप इसमें? देखिए, पराधीन भारत में देशवासियों के भीतर उठ रही स्वतंत्रता की आकांक्षाओं की पहचान कर प्रस्तुत कर सकेंगे, प्रसाद की कविता की भावगत विशेषताओं पर टिप्पणी कर सकेंगे, प्रसाद की कविता के शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे, प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना का वर्णन कर सकेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और जयशंकर प्रसाद जी के यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का फोटो है। ठीक है, पहले उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जिस युग में कविता लिख रहे थे, उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। आर्थिक असमानता के कारण होने वाले शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। उनकी अनेक रचनाओं में यह बेचैनी और पीड़ा झलकती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में एक श्रमिक स्त्री के संघर्ष का चित्रण किया गया है। श्रमिक स्त्री मतलब जो स्त्री काम कर रही है। ठीक है, कवि उस श्रमिक स्त्री के प्रति संवेदनशील है और हमें भी ऐसी स्थितियों के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। इस कविता को समानुभूति से उपजी कविता भी कहा जा सकता है। ठीक है, आइए सबसे पहले
हम लोग कुछ वर्ड लिखेंगे, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे, शब्दार्थ। उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे और व्याख्या देखेंगे। शब्दार्थ: नत नयन, झुकी आंखें, गुरु, भारी, तरुमालिका, पेड़ों की पत्तियां, अट्टालिका, ऊंचे भवन, प्रकार, परकोटा, प्राचीन, दिवा, दिन, लू, तेज गर्म हवा, भू, पृथ्वी, जमीन, गर्द, चिंगी, चिंगारी जैसा, धूल के कण, छिनतार, तारों की झनकार, सुधर, सुडौल, देहवाली, सीकर, पसीने की बूंदे। अब देखिए, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का वह तोड़ती पत्थर। अब यहाँ पे आप ये इमेज देखिए, ठीक है, पत्थर तोड़ती हुई एक महिला है, ठीक है, ये इमेज को देख लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तो ध्यान से आपको समझ में आएगा। लाइन से एक एक पहले लाइन पढ़ लेते हैं, फिर इसको आपके बुक में अंश 1, अंश 2, अंश 3 में 3 भागों में बांटकर समझाया गया है, ठीक है। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन, हर बधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्म रतमन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्रकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं, जो सुनी थी झनकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुधार। ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में, फिर जो कहा, मैं तोड़ती पत्थर। ठीक है, आइए एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा, पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आइए समझें। अंश 1, वह तोड़ती पत्थर से लेके अट्टालिका प्रकार, ये जो सेक्शन है वो उतना हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। कविता पढ़कर आप पहले ही जान चुके हैं कि यह एक श्रमिक नारी पर लिखी गई है। ठीक है, श्रमिक नारी जो लेबर का काम करती है, श्रम का काम कर रही है, वो पत्थर तोड़ रही है, जो सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही है। कवि ने उसे इलाहाबाद के किसी सड़क पर काम करते देखा है, उसी का चित्र उन्होंने यहाँ खींचा है। व्याख्या देख लीजिए। इलाहाबाद की किसी सड़क पर काम में लगी एक श्रमिक महिला को देखकर निराला जी ने लिखा है कि वह जिस पेड़ के नीचे बैठी काम में लगी है, वह कोई छायादार पेड़ नहीं है जो उसे गर्मी की प्रखरता से, उसकी तेज से बचा सके, पर उसे उस स्थिति में कोई शिकायत नहीं है। वह तो इस स्थिति को स्वीकार कर रही है। सोचिए क्यों? क्योंकि वह जानती है कि जब कठिन श्रम करना है तो अनुकूल परिस्थितियों की कल्पना ही व्यर्थ है। ठीक है, मतलब सिचुएशन क्या है? एक औरत है जो पत्थर तोड़ रही है, ठीक है, और वो खुले में कड़ी धूप में मेहनत करके पत्थर तोड़ रही है। यही जीवन है जहाँ पर आपको कोई शिकायत नहीं है। उसको पता है
कि जो स्थिति उसे अभी मिली है उसी स्थिति में उसे काम करना है, वो स्थिति को स्वीकार चुकी है। ठीक है, उसके पास जो पेड़ भी है वो कोई छायादार पेड़ नहीं है, वो पेड़ उसको बचा नहीं पा रहा है गर्मी से। कवि की दृष्टि पहले श्रमिक महिला के शारीरिक रूप सौंदर्य की ओर आती है। उसका शरीर सांवला है, यह सांवलापन श्रम का प्रतीक है। जब आप धूप में काम करोगे, खुले में काम करोगे, तो आपका जो रंग है वो सांवला हो जाता है। साथ ही हमारे देश में रहने वाले अभावग्रस्त, शोषित आम जन की ओर संकेत करता है। आप देखेंगे कि जो लोग श्रम का काम करते हैं, जो लोग जीवन में जिनको अभाव है, खासकर पैसे का अभाव है, जो गरीब हैं, उनको आप देखेंगे तो उनमें एक सांवलापन हमें नजर आता है। ठीक है, वो एक शोषित वर्ग है। वस्तुतः धूप में काम करने वाले श्रमिकों का रंग धूप में सांवला पड़ ही जाता है। वह युवती है, उसका अपने यौवन पर नियंत्रण है, गंभीर है, उच्च श्रृंखल नहीं। उसकी आंखें झुकी हैं, उसका मन भी काम पर पूर्ण तन्मयता से लगा है। कर्म उसे प्रिय है। हाथ में भारी हथौड़ा लेकर वह बार बार पत्थर पर चोट कर रही है, उन्हें तोड़ रही है। इसके बाद कवि परिवेश की परस्पर विरोधी स्थिति का चित्रण कर रहा है। वह कहता है, जहां एक ओर वह मजदूरिनी गर्मी में छायाहीन वृक्ष के नीचे काम कर रही है, वहीं उसके एक कदम सामने के परिवेश में संपन्नता और सुख सुविधा झलक रही है। सामने एक घर है, बिल्डिंग है, जहां पर लोग संपन्न हैं, लोगों के पास बहुत सुख सुविधा है, और ये जो औरत है, ये जो मजदूरी कर रही है, वो भीषण गर्मी में, कड़े धूप में काम कर रही है। वहां सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियां हैं, विशाल ऊंचे भवन हैं, और उनके चारों ओर सुंदर दीवारें हैं। कविता की इन पंक्तियों में यह संकेत स्पष्ट है कि वह संभ्रांत नागरिकों की बस्ती है। वे लोग सुख सुविधाओं के बीच अट्टालिकाओं में परकोटों से घिरे बैठे हैं और आसपास की परिस्थितियों से बेखबर अपने आप में सिमटे हुए हैं, जबकि उन भवनों का निर्माण करने वालों में को मौसम की मार से बचने की सुविधा तक नहीं है। ठीक है, आइए पहला अंश का हम लोग कुछ एक बार संदर्भ अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, दो तीन तरह से हम लोग हर चीज़ों को अच्छे से डिटेल में समझेंगे ताकि एग्जाम में आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, वह तोड़ती पत्थर कवि निराला द्वारा लिखी गई कविता है, और निराला जी छायावादी के कवि थे, यह हम आपको बता चुके हैं। यह कविता एक श्रमिक नारी पर मुख्य रूप से लिखी गई है, जो इलाहाबाद के किसी सड़क पर भीषण तपती गर्मी पर पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। ठीक है, व्याख्या हम आपको बताए हैं, फिर हम लोग अभी टिप्पणी भी देखेंगे। कवि ने इलाहाबाद की एक सड़क पर एक नारी को तपती हुई धूप में पत्थर तोड़ते देखा। सड़क पर कोई छायादार वृक्ष नहीं है, वह स्त्री खुले धूप में काम कर रही है। कवि की दृष्टि उस श्रमिक स्त्री के शरीर और उसके रूप सौंदर्य की ओर जाती है। उस पत्थर तोड़ने वाली स्त्री का रंग सांवला है और उसकी देह सुधड़ सुडौल है। वह स्त्री हाथ में हथौड़ा लिए पत्थरों पर प्रहार कर रही है, अर्थात पत्थर तोड़ रही है, और उसके सामने ऊंचे ऊंचे भवन और छायादार वृक्ष हैं, मगर वह किसी प्रकार की चिंता किए बिना ही हथौड़ा चलाकर पत्थर तोड़ रही है। आइए टिप्पणी देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कविता का सामान्य अर्थ बताया गया है। आप जानते हैं कि निराला सिद्ध कवि हैं। वे शब्दों और वर्ण वस्तुओं का चयन विशेष आशय से करते हैं। जैसे इन्हीं पंक्तियों में देखिए, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन हर बांध यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन।
आप जानते हैं कि हम सर्वनाम का प्रयोग तब करते हैं जब पहले संज्ञा का प्रयोग कर चुके होते हैं। यहाँ कवि ने कविता का प्रारंभ वह सर्वनाम से किया है। पूरी कविता में वह के लिए कोई नाम भी नहीं है। बता सकते हैं ऐसा क्यों है? कवि यदि चाहता तो मजदूरनी के लिए कोई नाम भी दे सकता था, लेकिन वो उस स्त्री का कोई नाम नहीं देता है, वह उसे वह कहकर बुलाता है। पर नाम न देकर वह व्यक्त करना चाहता है कि यह बात किसी एक श्रमिक विशेष पर नहीं, श्रमिक सामान्य पर अर्थात सभी श्रमिकों पर लागू होती है। किसी भी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ने वाली मजदूरनी की कठिनाई और कार्य परिस्थितियां एक सी ही हैं। इस प्रकार नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका काम अर्थात पत्थर तोड़ना। कवि प्रारंभ के वाक्यों में ही कहता है वह तोड़ती पत्थर। आगे देखिए, यहां व्यक्ति का नाम न देने वाला कवि सड़क की पहचान के लिए नाम देता है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। यहां आप पूछ सकते हैं कि नाम न देने से क्या अर्थ अधिक व्यापक नहीं होता? यहां पथ पर के साथ इलाहाबाद नाम देकर उसने इस घटना को सच्चा और प्रामाणिक बताना चाहा है। जैसा कहना चाहते हो, यह एक सच्ची घटना है और वह घटना का साक्षी है। जो कवि हैं उन्होंने अपने सामने इलाहाबाद के किसी पथ पर एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए अपनी आंखों से देखा है। तभी कुछ उसके सामने हुआ है। यह इलाहाबाद की देखी हुई घटना है। अगले कथन में स्वीकार के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। जहां बैठकर वह काम कर रही है वह जगह छायादार नहीं है, पर उसे यह स्थिति स्वीकार है। यहाँ कवि का आशय है कि मजदूर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं वे उनके अनुकूल नहीं हैं, प्रतिकूल हैं, पर वे इन प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी कोई बखेड़ा खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर काम करते रहते हैं। आगे देखिए, अगली दो पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। श्याम तन हर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत्न मन। सांवले रंग का शरीर, बंधे परिपुष्ट अंगों से झलकता यौवन। कथन से स्पष्ट है कि वह श्रमिक महिला सुंदर है, पर उसकी आंखों में कोई श्रृंगार या उच्च श्रृंखलता का भाव नहीं है। आंखें झुकी हुई हैं जो उसके शील स्वभाव को व्यंजित करती हैं। युवती के प्रसंग में कवि प्राय उसके प्रिय का उल्लेख करते हैं जिस पर उसका मन हो। यहाँ भी कवि उसके प्रिय का उल्लेख करता है। यहाँ पर प्रिय कोई व्यक्ति नहीं है, वह कर्म पत्थर तोड़ने का काम, उसी पर उसका मन है, उसी पर उसकी आंखें। इसलिए कहा है नत नयन प्रिय कर्म रत्नमन। जो स्त्री है उसको अपने काम से प्रेम है। वह सर झुका के आंखें नीचे करके हाथों में हथौड़े लिए पत्थर को तोड़ रही है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना गर्मी है या क्या है। वो अपने परिस्थिति को स्वीकार कर चुकी है और खुशी मन से काम कर रही है। अब इन तीन पंक्तियों को पढ़िए। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्रकार। इसका अर्थ आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखना यह है कि इस प्रसंग में कवि उसके सामने तरु मालिका, अट्टालिका और प्रकार का उल्लेख क्यों कर रहा है। निराला ने इस पंक्ति के द्वारा परिवेश की विडंबना को साकार किया है। एक ओर भीषण गर्मी से सड़क पर पत्थर तोड़ती औरत और दूसरी ओर सुंदर सजावटी वृक्षों की पंक्तियों से सजे परकोटों से घिरे बड़े बड़े महल। कवि का उद्देश्य परिवेश के विरोध और विडंबना को साकार करना ही नहीं है। वह कहता है गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। वह हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार प्रहार कर रही है। पत्थरों पर ही नहीं
बल्कि सामने उन तरुमालिका, अट्टालिका और प्रकारों की सुविधाओं को का भोग करने वाले, वहाँ रहने वाले उन सभी लोगों पर और साथ ही साथ उस व्यवस्था पर भी जहाँ शोषित मजदूर प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करते हैं और शोषक उनसे बेखबर होकर सुख सुविधाओं में जीते हैं। कविता के उपर्युक्त अंश में कविता का सामान्य अर्थ बताया गया है। निराला जी द्वारा किए गए शब्दों के चयन का सुंदर रूप। कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्यामतन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय, कर्मरत मन देखा जा सकता है। निराला जी ने कविता का प्रारंभ वह सर्वनाम से किया है। कवि ने मजदूरनी का नाम न देकर केवल सड़क की पहचान दी है। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला जी ने कविता में स्पष्ट किया है कि जहां बैठकर वह काम कर रही है वह जगह छायादार नहीं है, लेकिन उसे वह स्थिति स्वीकार है, वह जगह, क्योंकि मजदूरों को हर दशा में पेट पालने के लिए किसी भी परिस्थिति में काम तो करना ही पड़ता है। पत्थर तोड़ने वाली स्त्री के संदर्भ में कवि ने कहा है, नत नयन प्रिय, कर्मरत मन। एक ओर भीषण तपती गर्मी में सड़क पर पत्थर तोड़ती स्त्री और दूसरी ओर सुंदर ऊंचे ऊंचे घरों में, भवनों में छायादार वृक्षों की कतारें हैं। सजे हुए परकोटों का कविता में चित्रण यह दर्शाता है कि एक ओर शोषित मजदूर दोपहर की तपती गर्मी में काम कर रहे हैं और दूसरी ओर उन ऊंचे ऊंचे भवनों में सुविधा भोगी लोग शोषक बने मजदूरों की स्थिति से बेखबर हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग अंश 2 पढ़ेंगे। चढ़ रही थी धूप, वह तोड़ती पत्थर। आइए अगली 8 पंक्तियां हम लोग देखते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको पंक्तियां वापस पढ़ा देता हूं। ठीक है। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। आइए पहले हम लोग इसकी व्याख्या देखते हैं। आप जान गए हैं कि इलाहाबाद की किसी सड़क पर तपती दोपहरी में पत्थर तोड़ती महिला में श्रम का चित्रण कवि इस कविता में कर रहा है। ठीक है, हम लोग अभी बताएं कि इलाहाबाद का कोई सड़क है, वहां पर बहुत दोपहर की बहुत तेज गर्मी है, कोई स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है। इन पंक्तियों में कवि कार्य की कठिनतर परिस्थितियों का चित्रण कर रहा है। कवि यह कहना चाहता है कि जो काम है वो काम करने का जो परिस्थिति है, दोपहर की चिलचिलाती धूप, वो बहुत कठिन परिस्थिति है। दोपहर में धूप बढ़ने लगी है, गर्मियों के दिन है और तमतमाया सूर्य अपनी प्रचंड गर्मी में सबको व्याकुल कर रहा है। यहाँ तमतमाता रूप प्रत्यक्ष में तो दिन का है, पर इसे मजदूरनी के तमतमाए चेहरे से भी जोड़ा गया है। जरा सोचिए, गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है। गरम लू के थपेड़े तो मानो मनुष्य को झुलसा ही देते हैं। कवि कहता है कि इस समय धरती ऐसे तप रही है जैसे रुई अंदर ही अंदर धीरे धीरे सुलगती जाती है। चारों ओर धूल का गुब्बार सा छा गया है। जब बहुत तेज गर्मी होती है तो सब जगह धूल हो जाता है। ठीक है, गर्द का एक एक कण चिंगारी सा जलने लगा है। अब तो दोपहर हो आई है। दोपहर में गर्मी अपने चरम पर होती है, सबसे ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे में भी वह मजदूरनी सिर नीचा किए पत्थर तोड़ने का कार्य में लगी है। ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए,
निराला लिखते हैं कि मैंने पत्थर तोड़ती हुई मजदूरनी को इलाहाबाद की एक सड़क पर देखा। वह लगातार पत्थर तोड़ रही थी। वह मजदूरनी जहां सड़क के किनारे जिस जगह पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी वहां कोई छायादार पेड़ नहीं था। वह धूप में काम कर रही थी। मजदूरनी गहरे सांवले रंग की थी। युवावस्था के अनुकूल उसका शारीरिक विन्यास था। उसके भरे बदन में मानो यौवन बंधा हुआ था। काम करते हुए उसकी आंखें झुकी हुई थी। अब देखिए, व्याख्या को दो तीन तरह से हम लोग बार बार रिपीट करके आपको समझा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको लिखने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। अच्छा, वह ऐसा काम कर रही थी मानो यह उसका अत्यंत प्रिय काम हो और वह मन लगाकर इस काम को कर रही हो। उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थर पर लगातार प्रहार कर रही थी। वह मजदूरी जहां काम कर रही थी उसके सामने ही एक बहुत बड़ा भवन था। उस अट्टालिका को घेरती हुई चार दीवारी थी और उसके भीतर छायादार पेड़ों की क्रमबद्ध पत्तियां थीं। धूप और छाया, श्रम और विलास के अंतर विरोध को प्रकट करने के लिए निराला ने मानो यह दृश्य दिया है। एक तरफ कड़ी धूप में कठोर श्रम करती मजदूरनी और दूसरी तरफ छायादार वृक्षों की छाया से घिरी अट्टालिका। गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ रही थी। किसी के तमतमाए चेहरे की तरह दिन की छवि मालूम पड़ रही थी। गर्म हवा ऐसे चल रही थी कि चेहरे पर लगते ही मानो चेहरे को झुलसा दे रही थी। धरती मानो रूई की तरह जल रही थी। हवा में उड़ता धूल कण चिंगारी की तरह गर्म था और बदन से सट जाए तो ऐसा लगता था मानो किसी चिंगारी ने छू लिया हो। आप 12 बजे 1 बजे गर्मी के दिन में बाहर निकलिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की कड़ी धूप होती है। आगे निराला कहते हैं कि उस मजदूरनी ने महसूस किया कि उसे देख रहा हूं मैं। तब उसने उस अट्टालिका की तरफ उठती निगाहों से देखा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि उस अट्टालिका से उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तब उसने कवि की तरफ देखा। निराला बताते हैं कि उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खाने के बाद न रोने के लिए विवश कर दी गई हो। उसकी निगाहों ने मुझ पर अद्भुत प्रभाव डाला। मुझे ऐसा लगा कि मानो मेरा हृदय एक सितार की तरह झंकृत होने के लिए सज कर तैयार हो गया हो। उसके बाद मेरे हृदय रूपी सितार में से जो संगीत उत्पन्न हुआ वह मेरे लिए नया था। यह सब मानो एक क्षण के भीतर घटित हुआ। वह मजदूरनी मानो तत्क्षण संभालती हुई कांप सी गई। कंपन के कारण उसके माथे से पसीने की बूंद ढलक कर गिर गई। उसके बाद वह पत्थर तोड़ने के काम में ऐसे लग गई मानो वह कह रही हो कि मैं पत्थर तोड़ रही हूं, जड़ व्यवस्था तोड़ रही हूं। जड़ व्यवस्था को तोड़ने वाली बात निराला ने स्वयं कही थी। उन्होंने अपनी कई कविताओं के बारे में टिप्पणी की थी किस जगह किस तरह का अर्थ लेना चाहिए। आइए आगे टिप्पणी पढ़ते हैं। इन पंक्तियों में निराला के शब्द चयन पर ध्यान दीजिए। इस प्रश्न को वह चढ़ रही थी धूप कथन से प्रारंभ करते हैं। धूप का धीरे धीरे चढ़ना अंततः उसका दोपहर तक पहुंचना है। प्राय हुई दोपहर। यहाँ प्राय का प्रयोग देखिए। दिन श्रमिकों के पास समय मापने के कोई निश्चित उपकरण नहीं होते। धीरे धीरे चढ़ती बढ़ती धूप जब इतनी बढ़ जाए कि धरती जलने लगे, धूप के थपेड़े असहाय हो जाएं, गर्द गुबार उड़ने लगे, तो उन्हें लगता है कि लगभग मध्याह्न हो गया है। रुई ज्यों जलती हुई भू
में उपमा बड़ी बेजोड़ है। रुई में लगी आग की लपटें दिखती नहीं है, वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर सुलगती हैं। धरती का भी यही हाल है। शुरू में ऐसा लगता है कि रुई में कोई आग नहीं है और न ही लपटें उठती दिखती हैं, पर गर्मी की अधिकता से पता चलता है कि आग लगी हुई है। ऐसा ही प्रयोग गर्द चिंगी। दोपहर इतनी गर्म हो जाती है कि धूल का एक एक कण आग की चिंगारी सा जान पड़ता है। ऐसी चिंगारियों की गर्द पूरे आसमान में छा गई है, हर तरफ धूल ही धूल हो गया है। इस प्रकार पूरे अवतरण में गर्मी की प्रचंडता को अनेक प्रकार से साकार किया गया है। अब हम लोग अंश 3 पढ़ेंगे। चलिए आइए अब हम लोग अंश 3 देखते हैं। देखते देखा मुझे, मैं तोड़ती पत्थर। तो सबसे पहले मैं अंश 3 एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुधर, धुलक माथे से गिरे सिकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि मजदूरनी को दोपहर की भीषण गर्मी में काम करते हुए देख रहा था। वह अब मजदूरनी ने भी देखा कि कोई उसे देख रहा है। उसे देखते हुए देखकर उसने सामने की अट्टालिका को देखा और देखने में उसका काम करने का क्रम थोड़ा सा विचलित हुआ, पर उसके मन में दीनता या ईर्ष्या जैसी कोई भावना नहीं उपजी। उसने कवि को ऐसी दृष्टि से देखा जिसने शोषण को सहा हो, पर रोककर अपनी दीनता कभी प्रकट नहीं की। कवि को लगता है कि सितार को बजाने पर भी जो झनकार मैंने कभी नहीं सुनी थी, ऐसी झनकार मुझे उस मजदूरनी के श्रम और उसकी स्वाभिमानी दृष्टि से सुनाई पड़ी। पल भर उसका हाथ रुक जाने पर वह सुडौल व्यक्ति कांपी। उसके माथे से पसीना कुछ बूंद टपक पड़ी। इसके बाद वह पुनः काम में लग गई। उसके पुनः काम प्रारंभ करने के अंदाज से कवि को लगा मानो वो कह रही हो कि वह पत्थर तोड़ती है। यहां मैं तोड़ती पत्थर का व्यंग्यार्थ यह भी है कि मैं पत्थर जैसी हृदयहीन सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहती हूं। आइए अंश 3 जो हम लोग पढ़े, इसकी व्याख्या को और एक तरीके से मैं आपको बताता हूं। ओके, धूप और छाया, श्रम और विलास के अंतर विरोध को प्रकट करने के लिए निराला ने मानो यह दृश्य रखा है। एक तरफ कड़ी धूप में कठोर श्रम करती हुई एक मजदूरनी एक औरत है और दूसरी तरफ छायादार वृक्षों की छाया से घिरी अट्टालिका। गर्मियों के दिन थे और धूप चढ़ी हुई थी। किसी के तमतमाए चेहरे की तरह दिन की छवि मालूम पड़ रही थी। गर्म हवा ऐसे चल रही थी कि चेहरे पर लगते ही मानो चेहरे को झुलसा दे रही थी। धरती मानो रुई की तरह जल रही थी। हवा में उड़ता धूल कण चिंगारी की तरह गर्म था और बदन से सट जाए तो ऐसा लगता था मानो किसी चिंगारी ने छू लिया। इस कविता में आगे निराला कहते हैं कि उस मजदूरनी ने महसूस किया कि मैं उसे देख रहा हूं। तब उसने उस अट्टालिका की तरफ उठती निगाहों से देखा। जब उसे
इत्मीनान हो गया कि उस अट्टालिका से उस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तब उसने कवि की तरफ देखा। निराला बताते हैं कि उसने मुझे उस दृष्टि से देखा जो मार खाने के बाद न रोने के लिए विवश कर दी गई है। उसकी निगाहों ने मुझे पर अद्भुत प्रभाव डाला। मुझे ऐसा लगा मानो मेरा हृदय एक सितार की तरह झंकृत होने के लिए सजकर तैयार हो गया है। उसके बाद मेरे हृदय रूपी सितार से जो संगीत उत्पन्न हुआ वह मेरे लिए नया था। यह सब मानो एक क्षण के भीतर घटित हो गया। वह मजदूरनी मानो तत्क्षण संभालती हुई कांय सी गई। कंपन के कारण उसके माथे से पसीने की बूंदें ढलक कर गिर गईं। उसके बाद वह पत्थर तोड़ने के काम में ऐसी लग गई मानो वह कह रही है कि मैं पत्थर जड़ व्यवस्था तोड़ रही हूँ। जड़ व्यवस्था को तोड़ने वाली बात निराला ने स्वयं कही थी। उन्होंने अपनी कई कविताओं के बारे में टिप्पणी की थी कि किस जगह किस तरह का अर्थ लेना चाहिए। कवि और पत्थर तोड़ने वाली नारी का एक दूसरे को देखना, इसमें मौन मुखरित हुआ है। वह दोनों एक दूसरे को देखते तो हैं पर कुछ कहते नहीं है। वह नारी कवि से कह रही है कि जैसे मैं पत्थर तोड़ती हूँ। यह वो सिर्फ देख के कह रही है, वो मुंह से नहीं कह रही है, बोल के नहीं कह रही है। कविता का प्रारंभ वह तोड़ती पत्थर और समापन मैं तोड़ती पत्थर, इन दोनों प्रयोगों का में एक रहस्य है। वह और मैं का बदलाव भी परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए सहायक माना गया है। आइए टिप्पणी देखते हैं। इस पूरे प्रसंग की विशेषताओं पर आपने गौर किया होगा। इसमें बिना संवादों के भी संवादात्मकता है। लोग एक दूसरे से बोलकर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बात कर रहे हैं। केवल आंखों से ही भावों और विचारों को अभिव्यक्त किया जा रहा है। पहले कवि मजदूरनी को देखता है, मजदूरनी कवि को देखती है और उसके बाद उस भवन की ओर देखती है। पुनः वह कवि की ओर स्वाभिमान और अपराजयता के भाव से देखती है। इस प्रकार देखने का मौन ही मुखरित हुआ है। वीणा की झंकार की कल्पना भी काव्य ही कर रहा है, कवि ही कर रहा है। मजदूरनी का टूटा हृदय ही छिन्नतार है। अंत में मजदूरनी का मौन संवाद ही मुखरित हुआ है। कवि को लगता है जैसे वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर, मैं, जो कि ये समाज जो है इसके जड़ व्यवस्था को तोड़ती हूं। आगे देखिए, कविता के प्रारंभ में कथन था वह तोड़ती पत्थर, समाप्ति में है मैं तोड़ती पत्थर। क्या इन दोनों प्रयोगों का कोई रहस्य है? हाँ है। प्रारंभ में वह सर्वनाम सामान्य मजदूर वर्ग के लिए और कथन कवि का है, पर अंत में वह मैं में बदल गया है, जो मजदूर सामान्य का नहीं विशेष का द्योतक है। ऐसे मजदूर का जिसे सामाजिक विषमताओं का बोध है और अपने कर्तव्यों तथा लक्ष्य का ज्ञान है। पत्थर पर हथौड़ा चलाते हुए मजदूरनी कहती है मैं तोड़ती पत्थर, अर्थात मैं प्रत्यक्ष में तो सड़क के किनारे पड़े पत्थर तोड़ रही हूँ, पर मैं परोक्ष रूप से संवेदनशील समाज की विषमताओं को सह रहे अपने हृदय रूपी पत्थर को भी तोड़ रही हूँ, और इस हृदयहीन पत्थर दिल सामाजिक व्यवस्था को भी तोड़ सकती हूँ। आगे देखिए, वह तोड़ती पत्थर कविता हमें परिश्रम करने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील बनाती है। यह समानुभूति से उपजी कविता है। क्यों है? आइए जानते हैं। किसी विशेष दृश्य को देखकर उससे प्रभावित होने या उसमें डूब जाना आपके साथ भी हुआ होगा। कभी कभी
ऐसा भी हुआ होगा कि किसी का दुख, यातना या कठिन संघर्ष आपको अपना दुख, यातना या कठिन संघर्ष लगा होगा। किसी के दुख को देखकर आपको लगा होगा कि इस दुख को आप भी देखे हैं या ये दुख से आप भी गुजर रहे हैं। जब कभी ऐसा होता है तो वह समानुभूति कहलाता है। इस कविता में श्रमिक स्त्री का संघर्ष, उसकी अभावग्रस्तता, कवि का अपना संघर्ष या अभावग्रस्तता बन गया है। कवि को श्रमिक स्त्री सुंदर, गंभीर लगती है तथा स्वाभिमानी भी। साथ ही कवि उसके संघर्ष से इतना प्रभावित होता है कि पत्थरों पर पड़ी चोट को शोषक व्यवस्था पर पड़ने वाली चोट के रूप में भी देखता है। आप भी जब ऐसे लोगों को देखते होंगे तो उनके शोषण के कारणों पर जरूर विचार करते होंगे और मन में यह भाव आता होगा कि समाज में से शोषण समाप्त हो जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग भाव सौंदर्य देखेंगे। वह तोड़ती पत्थर कविता भाव सौंदर्य की दृष्टि से बहुत संपन्न है। सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी का वर्णन करते हुए कवि सरल शब्दों से परिवेश का निर्माण करता है। वह छायाहीन पेड़ तले बैठी है। उसकी पृष्ठभूमि साधारण श्रमिक परिवार की है, किंतु शील और सच्चरित्रता और चारित्रिक गुणों को दिखाना भी कवि नहीं भूला। मजदूर और संपन्न दोनों प्रकार के लोगों का चित्रण करते हुए कवि ने परस्पर विरोध भी चित्र खींचे हैं। एक ओर कठिनतम परिस्थितियों में काम करते श्रमिक वर्ग का चित्र है, तो दूसरी ओर सुख सुविधा संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का। कवि की समानुभूति श्रमिक वर्ग के साथ है। वह श्रमिक वर्ग के हाथों हृदयहीन व्यवस्था को ध्वस्त होते देखने की कामना रखता है। भाव सौंदर्य की दृष्टि से वह तोड़ती पत्थर बहुत संपन्न कविता है। सड़क पर पत्थर तोड़ती मजदूरनी का उल्लेख करते हुए कवि ने सरल शब्दों में एक सामाजिक परिवेश का निर्माण किया है। साधारण परिवार की एक नारी सड़क पर बैठी पत्थर तोड़ रही है, जिसके आसपास छाया के लिए कोई साधन नहीं है, लेकिन कवि उसका शील और सच्चरित्रता जैसे गुणों को दिखाना भूला नहीं है। कवि ने कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले श्रमिकों का और सुविधा भोगी संपन्न भवनों में रहने वाले लोगों का भी चित्रण किया है। कवि ने इस कविता में श्रमिक वर्ग के हाथों हृदयहीन व्यवस्था को ध्वस्त होते देखने की कामना को व्यक्त किया है। आइए शिल्प सौंदर्य देखते हैं। वह तोड़ती पत्थर प्रगतिवादी रचना है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना अद्भुत है। सबसे पहले सर्वप्रथम तो कविता के छंद पर ध्यान दीजिए। परंपरागत छंदों में मात्रा और वर्ण का निश्चित विधान होता है, पर निराला की अनेक कविताओं में ऐसा बंधन नहीं है। इसे मुक्त छंद कहते हैं। कविता को छंद के बंधन से मुक्त करने में निराला का बड़ा योगदान है। वह तोड़ती पत्थर में तुकांतता है। तुक पंक्तियों के अंत में ही नहीं, भीतर भी है, पर उसका बंधन नहीं है। पंक्तियां छोटी बड़ी हैं, पर उनमें प्रभाव है। जैसे श्याम तन हर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, चढ़ रही है धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। कवि शब्दों के द्वारा पाठक के सामने एक चित्र सा खींच देता है। जैसे कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन हर बधा यौवन, नत नयन
प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्रकार। शब्द प्रयोग में भी कवि ने बड़ी कुशलता का परिचय दिया है। श्याम तन, भर बधा यौवन, कम शब्दों से अधिक गुण अर्थ का संकेत कराना निराला की विशेषता है। जैसे देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रही रोई नहीं, मैं तोड़ती पत्थर आदि ऐसे ही प्रयोग हैं। निराला जिस युग में कविता कर रहे थे उसमें प्राय संस्कृत निष्ठ शब्दावली के प्रयोग का चलन सा हो गया था। प्रसाद, पंत, महादेवी आदि की भाषा तत्सम प्रधान है। वह निराला का भाषा पर ऐसा अधिकार है कि वे संस्कृत निष्ठ और सरल हिंदी के शब्दों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता की भाषा बड़ी ही सरल और बोलचाल की है, परंतु इसमें भी कवि समाज और की सुख सुविधाओं भोगने वाले की बात करते समय तत्सम शब्दावली का प्रयोग करता है। तरुमालिका, अट्टालिका प्रकार। इस प्रकार हम देखते हैं कि कविता में शब्द प्रयोग में कवि ने अपनी कुशलता का सुंदर परिचय दिया है। कम शब्दों में गहन अर्थ का संकेत कवि की विशेषता है। निराला जी ने अपनी कविताओं में हिंदी के सरल शब्दों का प्रयोग किया है और कविता की भाषा सरल और आम बोलचाल की है। अब हम लोग आगे जयशंकर प्रसाद जी का पढ़ेंगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं वो जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के श्रेष्ठ कवि हैं। इनकी कविताओं में व्यक्तिक अनुभूति, संस्कृति और राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से हुई है। इसलिए हिंदी कविता के इस युग को नव जागरण का युग कहा जाता है। इनके चंद्रगुप्त नाटक की गिनती हिंदी के श्रेष्ठतम नाटकों में होती है। जिस गीत हिमाद्री तृंग श्रृंग से को आप पढ़ने जा रहे हैं वह इसी नाटक के चौथे अंक से लिया गया एक प्राण गीत है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उत्साह के भाव का होना आवश्यक होता है। उत्साह की अभिव्यक्ति अथवा उत्साह बढ़ाने के लिए गाया जाने वाला सामूहिक गीत प्रयाण अथवा प्रस्थान गीत कहा जाता है। आइए इस गीत को समझते हैं। इससे पहले कि हम लोग इस गीत को समझें, सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ लिखेंगे, वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, क्योंकि ये हम लोग को काम आएगा इस गीत को अच्छे से समझने में। हिमाद्री हिमालय पर्वत, तुंग श्रृंग ऊंची चोटी, प्रबुद्ध जागृत ज्ञानी, शुद्ध पवित्र स्वच्छ, भारती भारत माता माँ सरस्वती, स्वयं प्रभा अपने ही प्रकाश से प्रकाशित, समुज्ज्वला विशेष प्रकार से आलोकित, अमृत दिव्य अनश्वर, दृढ़ प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा से न टलने वाला दृढ़ निश्चय, प्रशस्त श्रेष्ठ उत्तम पुण्य पंथ पावन मार्ग, असंख्य अनगणित, कीर्ति रश्मियां प्रसिद्धि अथवा ख्याति की किरणें, विकिरण फैली हुई, दिव्य दाहसी अलौकिक ज्वाला अथवा मशाल के समान, सूर श्रेष्ठ योद्धा, अराती शत्रु, सिंधु सेना रूपी समुद्र, सुवाड वाग्नि समुद्र की आग, प्रवीर वीर योद्धा, जय विजय। ठीक है।
अभी सबसे पहले हम आपको जो गीत है वो पढ़कर सुनाएंगे, उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट अपने आप सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए मूल पाठ को देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण द्विदासी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुवाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आइए समझते हैं। अब देखिए, इसको 2 अंशों में बांटा गया है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहला अंश पढ़ेंगे, हिमाद्री तुंग श्रृंग से लेके बढ़े चलो। उसके बाद फिर हम लोग अंश 1 पढ़ने के बाद अंश 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए सबसे पहले प्रसंग देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में यवनों से देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है। भारतीयों में कर्तव्य की प्रेरणा जगाने के लिए नाटक की नायिका अलका इस गीत को समूह में गाती है। इस गीत का प्रसंग और है, एक और प्रसंग है। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की कामना से की थी। जयशंकर प्रसाद ने इसकी रचना देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने की कामना से की थी। चंद्रगुप्त नाटक में यवनों से देश की रक्षा के लिए संग्राम छिड़ा हुआ है, युद्ध हो रहा है। भारतीयों में कर्तव्य की प्रेरणा जगाने के लिए नाटक की नायिका अलका इस गीत को समूह में गाती है। आइए व्याख्या देखते हैं। नाटक की पात्र अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्यता की देवी मां भारती स्वतंत्रता की पुकार कर रही है, आजादी की पुकार कर रही है। आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत प्राचीन काल से ही भारत के रक्षक के रूप में देखा जाता रहा है, इसलिए यहाँ पर हिमालय की ऊंची चोटी से भारती का पुकारना सार्थक है। गीत में आगे कहा गया है कि भारत माता स्वयं अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित है, उनमें एक विशेष आभा है। वे आवाहन कर रही हैं, हे भारतवासियों, तुम अमर वीरों के संतान हो, अतः तुम कभी पराजित नहीं हो सकते, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। तुम आज अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने का दृढ़ संकल्प लो। यह निश्चय कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करते रहोगे। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। मनुष्य के लिए कर्तव्य का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। अतः संघर्ष के इस पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर बढ़ाते चलो। आप समझ गए होंगे कि गीत में मातृभूमि का मानवीकरण किया गया है। वह देश के वीरों का स्वतंत्रता के लिए आवाहन कर रही है और अमर वीरों की संतान कहकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा अलका के माध्यम से कवि का कथन है कि हिमालय पर्वत की ऊंची चोटी से ज्ञान एवं सत्यता की देवी मां सरस्वती, माफ कीजिएगा, मां भारती स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। भारत माता स्वयं अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित है, उनमें एक विशेष आभा है। भारत माता आवाहन कर रही है, हे भारतवासियों, तुम अमर वीरों की संतान हो, तुम कभी हार नहीं सकते। तुम्हारा इतिहास वीरता का इतिहास रहा है। तुम आज अपनी
मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए दृढ़ संकल्प लो। तुम आज अपनी मातृभूमि को आजाद कराओ। यह निश्चय कर लो कि इसके लिए तुम अथक संघर्ष करोगे। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। कर्तव्य का मार्ग ही मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग होता है। संघर्ष के इस पावन मार्ग पर तुम अपने कदम निरंतर बढ़ाते चलो, रुको नहीं, बढ़ते चलो। गीत में मातृभूमि का मानवीकरण किया गया है। वह देश के वीरों का स्वतंत्रता के लिए आह्वान कर रही है और अमर वीरों की संतान कहकर उनका उत्साह बढ़ा रही है। आइए टिप्पणी देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग अर्थात भारत माता हिमालय की ऊंची चोटी से स्वतंत्रता की पुकार कर रही है। यह कल्पना बड़ी सार्थक है, क्योंकि यहाँ से समूचा देश उनकी पुकार सुन सकता है। जब यह गीत रचा गया तब भारत भूमि की रक्षा हिमालय भी परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। माँ भारती ज्ञान और बुद्धि की देवी है। वे भारतवासियों में भी इन गुणों को प्रदान करती है और उनके भीतर कर्तव्य का बोध कराती है। आज के संदर्भ में भी इस गीत का अर्थ किया जा सकता है। वर्तमान युग में भी देश अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। भारतीयों का यह कर्तव्य है कि वे देश की पुकार को सुने और अनेक समस्याओं से देश को मुक्त कराने का प्रयास करें। आगे देखिए, यह जो गीत है उसमें दृढ़ प्रतिज्ञा होने की बात की गई है। दृढ़ प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ता पूर्वक निश्चय करना सफलता का पहला चरण है। संघर्ष चाहे कितना भी कठिन हो, परंतु दृढ़ प्रतिज्ञा से विजय प्राप्त की जा सकती है। गीत से तत्सम शब्दों के प्रयोग से सहज सौंदर्य की वृद्धि हुई है, जैसे हिमाद्री, तुंग श्रृंग, स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला इत्यादि। आगे देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक चंद्रगुप्त के चतुर्थ अंक में यवनों को देश से निष्कासित करने के लिए सभी देशवासी तत्पर हैं। निष्कासित करना मतलब निकालना। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है। वह राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा की साक्षात मूर्ति है। चंद्रगुप्त की अलका उस भारतीय नारी का प्रतीक है जो अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपना सर्वस्व सब कुछ बलिदान कर सकती है। देशभक्ति से प्रेरित भारतीयों का एक समूह आगे बढ़ रहा है। इस समूह का नेतृत्व अलका कर रही है। जनसमूह के में कर्तव्य निष्ठा का भाव भरने के लिए वह इस गीत को गाती है और उसके साथ मिलकर लोग गाते हैं। ठीक है, आइए अंश 2 असंख्य कीर्ति से जो बढ़े चलो हम लोग पढ़े थे। ठीक है, एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। असंख्य कीर्ति रश्मियां, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकिरण द्विदाह सी, सपूत मातृभूमि के रुको ना शूर साहसी। अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जय बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। आइए व्याख्या देखते हैं। मां भारती देशवासियों से स्वतंत्रता की पुकार करती हैं। हे भारतवासियों, सूर्य की चमकती किरणों की तरह तुम्हारी ख्याति सभी देशवासियों में फैल रही है। तुम्हारी प्रसिद्धि की ये किरणें एक दिव्य ज्वाला मशाल बनकर तुम्हारा पथ प्रकाशित कर रही हैं। तुम अपनी मातृभूमि के सच्चे सुपूत हो, अतः इस स्वतंत्रता संघर्ष में तुम्हें रुकना नहीं है। हे भारतवासियों, तुम वीर और साहसी योद्धा हो, अतः
अपने कर्तव्य मार्ग पर डटे रहना तुम्हारा उद्देश्य है। शत्रुओं की विशाल सेना समुद्र की तरह अथाह है। इसे उसी प्रकार पराजित करना होगा जिस प्रकार समुद्र के भीतर की आग उसकी असीम जल राशि के भीतर रहने वाले असंख्य जीवों को जलाकर सुखा देती है। हे देशवासियों, तुम शूरवीर हो। सच्चा शूरवीर वही होता है जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति के लिए तैयार हो, तत्पर रहता हो। इसी निष्ठा से कर्तव्य पथ पर तुम अपने कदम बढ़ाते चलो, तुम्हें विजय अवश्य प्राप्त होगी। देश की आज़ादी, देश की स्वाधीनता के लिए हमारे पूर्वजों को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। इसे प्राप्त करने के लिए असंख्य भारतीयों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। स्वाधीनता हमारे लिए बहुमूल्य है, इसलिए इसकी एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सभी भारतवासियों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा देश आज राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र है, किंतु सामाजिक आर्थिक दृष्टि से अभी भी हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। भूख, गरीबी, बेरोजगारी, हिंसा, भेदभाव आदि अनेक समस्याओं ने हमारे देश को आज भी जकड़ा रखा है। गांधी जी जिस स्वतंत्रता का स्वप्न देख रहे थे, उसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता समाहित थी। हम सभी भारतवासियों का दायित्व है कि पूर्ण स्वतंत्रता के उनके स्वप्नों को साकार करें। आइए अंश 2 का व्याख्या थोड़ा और विस्तार में पढ़ते हैं एक बार। देखिए, कोई भी एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, व्याख्या, उसको आप बार बार सुनेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम में आसानी से लिखना बहुत इजी हो जाएगा। यह कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक के छठे दृश्य से लिया गया है। तक्षशिला के राजकुमार आम्भिक के द्वारा विदेशी आक्रांताओं सिकंदर समर्थन देने के कारण जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ है। आम्भिक की बहन अलका जनता को नेतृत्व देते हुए यह गीत गाती है। वह चाहती है कि तक्षशिला के लोग एकजुट होकर विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करें। इसके लिए वह अपने भाई की अवसरवादी राजनीति का विरोध करती है और जनता से आह्वान करती है कि विदेशी आक्रमण का मुकाबला करके अपने गौरव को बढ़ाएं। तुम्हारे पूर्वजों का यश अनंत है। उनके यश असंख्य किरणों की तरह फैले हैं। ऐसा लगता है मानो अलौकिक अग्नि चारों तरफ फैली हुई है। तुम अपनी मातृभूमि की सुयोग संतान हो। तुम वीर और साहसी हो, इसलिए अपने रास्ते पर बिना रुके चलते रहो। हालांकि क्षत्रियों की सेना समुद्र की तरह विराट है, मगर तुम समुद्री आग की तरह जल उठो और शत्रु सेना का नाश करो। तुम श्रेष्ठ वीर हो, विजयी बनो, अपने रास्ते पर बढ़ते चलो। आइए टिप्पणी देखते हैं। यह गीत एक सर्वकालिक प्रयाण गीत है। यह नाटक मौर्यकालीन भारत के लिए जितना प्रासंगिक है, उतना ही स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी था और आज भी है। असंख्य कीर्ति रश्मियां के द्वारा कवि ने भारतीय वीरों के गौरवशाली इतिहास की ओर संकेत किया है। कवि ने इस गीत के माध्यम से संकेत किया है कि मातृभूमि का सच्चा सपूत वही है जो इसकी रक्षा करता है तथा इसके मान सम्मान के लिए अपने प्राणों को भी अर्पित कर देने में पीछे नहीं हटता। गीत की भाषा और शब्द चयन छायावादी भाषा संस्कारों से प्रभावित है। यहाँ तत्सम शब्दावली का प्रयोग भावों के अनुकूल हुआ है।
अब देखिए यहाँ पे जो ये सब आप क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्वेश्चंस का आंसर मिले, ठीक है, तो सब क्वेश्चन का आंसर हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। आप जो नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं नंबर आपके लिए वापस लिख देता हूँ, 9051378712। आप इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको हम लोग नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं, वो भी आपको दिया जाएगा। आइए भाव तथा शिल्प सौंदर्य देखते हैं। आपने पूरा पाठ पढ़ा, पढ़ते समय आपको यह अनुभव हुआ होगा कि देश के स्वाधीनता आंदोलन को सफल बनाने के लिए साहित्यकार किस प्रकार राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिख रहे थे। इस तरह के प्रयाण गीतों के माध्यम से कवियों द्वारा जनमानस में एक नई चेतना का संचार किया गया। भाव सौंदर्य देखिए, यह कविता जयशंकर प्रसाद के उदात्त राष्ट्र प्रेम का एक उदाहरण है। इस कविता के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया गया है। यह हिंदी नव जागरण की प्रतिनिधि रचनाओं में से एक है। कविता की पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है, जिससे समाज और देश को एक नई ऊर्जा, सही दिशा प्राप्त होती है। उस युग में भारतीयों के लिए पराधीनता से बड़ा कोई दुख नहीं था। कवि प्रसाद ने समूचे देश को पराधीनता से उबरने का संदेश देने का प्रयत्न किया है। इस कविता से जयशंकर प्रसाद के उदात्त राष्ट्र प्रेम का बोध होता है। कवि द्वारा इस कविता के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के महत्व को स्पष्ट किया गया है। कविता की पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का अपना ही एक प्रकाश होता है, जिससे समाज और देश को एक नई ऊर्जा, सही दिशा प्राप्त होती है। इस गीत द्वारा कवि प्रसाद ने समूचे देश को पराधीनता से उबारने का संदेश देने का प्रयत्न किया है। शिल्प सौंदर्य देखिए, कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। यह छायावादी काव्य भाषा है कि सबसे बड़ी विशेषता थी। भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी भावों को पूरी सहजता के साथ व्यक्त करने में सफल हुई है। कविता की भाषा औजगुण से युक्त है। योद्धाओं और जनमानस में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आवश्यक होता है। प्रशस्त पुण्य पथ है में पवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। जहाँ उपमेय की उपमान से समानता के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इस प्रकार विकिरण, दिव्य दाहसी एवं सुबाड़ वाग्नि से जलो में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। जहाँ गुणों की समानता के आधार पर उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, अर्थात दोनों में अभिन्नता दिखाई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। शत्रुओं की सेना में समुद्र का आरोप होने के कारण अराती सैन्य सिंधु में रूपक अलंकार का सौंदर्य है। संगीतात्मकता और चित्रात्मकता जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषता है। संगीत की दृष्टि से भी यह गीत एक श्रेष्ठ गीत है और दृश्य विधान की दृष्टि से भी इसकी रचना सामूहिक गायन के लिए की गई है। प्रसाद रचित इस कविता में तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जो छायावादी काव्य भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। भाषा तत्सम प्रधान होते हुए भी भावों को पूरी सहजता के साथ व्यक्त करने में सक्षम है। कविता की भाषा औज गुण से युक्त है। योद्धाओं और जनमानस में उत्साह बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आवश्यक है। प्रशस्त पुण्य पंथ है में पवर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हुआ है।
विकिरण दिव्य दाहसी एवं सुबड़वाग्नि से जलो में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अराती सैन्य सिंधु में रूपक अलंकार का सौंदर्य है। संगीतात्मकता और चित्रात्मकता जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा की विशेषता है। संगीत की और दृश्य विधान की दृष्टि से भी यह एक श्रेष्ठ गीत है। आइए देखते हैं आपने क्या सीखा। चित्रात्मक प्रस्तुति, छायावाद काव्य हम लोग देखें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भाव सौंदर्य क्या रहा? श्रमिक स्त्री के माध्यम से शोषितों का चित्रण, समानुभूति की अभिव्यक्ति। शिल्प सौंदर्य, मुक्त छंद, सरल बोलचाल की भाषा, कहीं कहीं तत्सम शब्द। जयशंकर प्रसाद, भाव सौंदर्य, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया प्रयाण गीत, स्वतंत्रता की प्रेरणा, गौरवशाली इतिहास का उल्लेख। शिल्प सौंदर्य, मातृभूमि की रक्षा करना हमारा कर्तव्य, छायावादी भाषा। ठीक है, आइए योग्यता विस्तार देखते हैं। हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम लोग जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा जानेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में तत्कालीन बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे राज्य में हुआ था, जिसका नाम था महिषादल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुछ ही वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। परिवार में और भी अनेक संकट आए। कविता लिखने की उनकी शैली नहीं थी और संपादक प्रारंभ में उनकी कविता छापते नहीं थे। अतः उनके जीवन में आर्थिक अभाव भी बने रहे। अपने संघर्षपूर्ण जीवन के अनुभवों के कारण निराला ऐसे लोगों के दुख को अपना बना लेते हैं जो शोषित एवं अभावग्रस्त हैं। निराला संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे तथा संगीत और दर्शन में भी उनकी रुचि थी। वे रूढ़ियों के विरोधी थे। उन्होंने हिंदी कविता को नया जीवन और नया मार्ग दिया। परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1961 में उनका निधन हो गया। आइए और पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के अंतर्गत महिषादल में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विवाह के कुछ समय ही के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, निधन हो गया। साहित्य के अतिरिक्त इनकी संगीत में भी रुचि थी। निराला जी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा के जानकार थे। निराला जी रूढ़ियों के विरोधी थे। निराला जी की परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीतिका प्रसिद्ध रचनाएं हैं। निराला जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। ठीक है, छायावादी कविता के विकास में जयशंकर प्रसाद का विशिष्ट योगदान है। उनका जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज सुंधनी साहू के नाम से पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। जयशंकर प्रसाद ने 7वीं कक्षा तक विद्यालय जाकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान उन्होंने घर पर ही रहकर प्राप्त किया। कवि प्रसाद आरंभ में ब्रज भाषा में ही कविताएं लिखते थे।
ब्रज भाषा में इन्होंने कलाधर उपनाम से कविताएं लिखी। बाद में उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। जयशंकर प्रसाद की शुरुआती दौर की रचनाओं का संकलन चित्राधार है। उन्होंने 1914 ईस्वी में महाराणा का महत्व शीर्षक खंड काव्य की रचना की थी। इससे पहले 1913 ईस्वी में करुणालय का प्रकाशन हो चुका था। जयशंकर प्रसाद का पहला छायावादी काव्य ग्रंथ झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आगे चलकर छायावाद का विकास आंसू 1925, लहर 1933 और कामायनी 1935 में देखने को मिला। काव्य रचनाओं के अतिरिक्त प्रसाद की ख्याति का आधार उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। इन नाटकों में उनकी राष्ट्रीय संस्कृति चेतना प्रमुखता से व्यक्त हुई है। चंद्रगुप्त नाटक देश प्रेम की दृष्टि से उत्कृष्ट नाटक है। इस नाटक में दो बड़े मोर्चों पर भारतीयों के संघर्ष का वर्णन हुआ है, एक विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध और दूसरा विदेशी सत्ता के विरुद्ध। जयशंकर प्रसाद एक श्रेष्ठ कथाकार भी थे। उनका निधन 1937 ईस्वी में हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिले, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिले, सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस, ठीक है, तो आप 9051378712 इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। इसके साथ साथ हमारे पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, तो आप हमें मैसेज करिएगा, आपको सभी सब्जेक्ट्स में हेल्प किया जाएगा। ठीक है।